नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि छंद का कविता में क्या महत्व होता है। छंद लय उत्पन्न करता है, भाव समझाने में या भाव ग्रहण करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, साथ में गाने योग्य बनाता है कविता को। तो इन सभी विशेषताओं के कारण छंद का कविता में महत्व बढ़ जाता है। अब छंद से जुड़ी हुई कुछ अन्य चीज़ें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि छंद के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए या छंद से जुड़ी हुई कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि छंद का इतिहास क्या है, फिर छंद के कितने प्रकार होते हैं और मुख्य छंदों के लक्षण और उदाहरण हम जानेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले छंद का इतिहास क्या है। प्राचीन काल के ग्रंथों में संस्कृत में कई प्रकार के छंद मिलते हैं जो वैदिक काल जितने प्राचीन हैं, मतलब वैदिक काल जितने प्राचीन हैं, अर्थात वैदिक काल से ही छंद परंपरा हमारी प्रारंभ हो गई थी। संस्कृत से छंद का प्रारंभ हुआ था। पहले वैदिक काल में छंदों की रचना की गई, जिनको हम वेदों में देखते हैं, उपनिषदों में देखते हैं, और उसके उपरांत फिर लौकिक संस्कृत में भी छंदों की रचना की गई। वेद के सूक्त और ऋचाएँ भी छंदबद्ध हैं। महर्षि पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र इस विषय का मूल ग्रंथ है। जो आज के समय में भी जो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक ग्रंथ जो छंद के ऊपर मिलता है वो है महर्षि पिंगल का छंद शास्त्र, और इसी के आधार पर हम बहुत सारे छंदों का ज्ञान प्राप्त कर सके हैं। और संस्कृत के सभी छंद हैं वो हम पिंगल शास्त्र से ही हमें प्राप्त हुए हैं। और उसके उपरांत जो हिंदी में कुछ छंद आ गए हैं अलग से, तो उन छंदों का प्रयोग बाद में विद्वानों द्वारा किया जाने लगा, और इस प्रकार छंद जो हैं वो बढ़ते चले गए। आज जो है काफ़ी मात्रा में छंदों का इस्तेमाल किया जाता है हिंदी और संस्कृत में। छंद पर चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुई, क्योंकि ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं वो सारी छंदबद्ध हैं और उनको गाया जाता है मंत्रों को। छंद से संबंधित पारिभाषिक शब्द कौन कौन से शब्द हैं जो हमें समझने चाहिए छंद के संबंध में। तो छंद के मुख्य 7 अंग निम्नलिखित हैं। देखिए, सबसे पहले है चरण, पद या पाद। इसको 3 शब्दों से संबोधित किया जाता है। 3 शब्दों से हम जानते हैं, चरण, पद या फिर पाद। फिर दूसरा है अंग इसका वर्ण या मात्रा, और तीसरा है संख्या और क्रम, और चौथा है गण, पांचवा गति, और छठा यति या विराम, और सातवां है तुकबंदी या तुक मिलाना। तो सबसे पहले जानते हैं चरण, पद या पाद क्या होता है। प्रायः छंद के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक छंद को हम 4 भागों में बांट देते हैं और जिन्हें विराम चिन्हों से अलग किया जाता है। इनमें से चतुर्थ भाग को चरण, पद या पाद कहते हैं। मतलब प्रत्येक जो चौथा हिस्सा है छंद का, उसको हम चरण, पद या पाद कहते हैं। हर पाद में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। तो चरण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समचरण, दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं, और विषम चरण पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है। जैसे आपने अभी अभी एक दोहा पढ़ा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो गुरु गोविंद दो खड़े ये एक हिस्सा हो गया, काके लागू पाए दूसरा हिस्सा हो गया, बलिहारी गुरु आपने, तो बलिहारी गुरु आपनो मतलब ये तीसरा हिस्सा हो गया, और जिन गोविंद दियो मिलाए ये चौथा हिस्सा हो गया। तो इस प्रकार एक छंद को हम 4 भागों में बांटते हैं और उनको हम छोटे से विराम के जरिए अलग करते हैं। मतलब थोड़ा सा हम रुक जाते हैं वहाँ पर, और रुकने के बाद हम फिर से जब गति पकड़ते हैं तो वहाँ पर हम थोड़ा सा विराम देते हैं, और विराम ही उसको अलग करता है कि ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो अब जैसे पहला जो चरण था गुरु गोविंद दो खड़े, तो ये पहला चरण है, और दूसरा चरण है काके लागू पाए। तो दूसरा और चौथा ये सम चरण कहलाते हैं क्योंकि सम संख्या से संबंधित है, और पहला और तीसरा ये विषम चरण कहलाते हैं क्योंकि ये विषम संख्या से संबंधित हैं। पहला और तीसरा विषम संख्या है। अब दूसरी बात आती है इसमें वर्ण या मात्रा की। तो किसी भी वर्ण को उच्चारित करने में लगने वाला जो समय है वो मात्रा कहलाता है। तो छंद शास्त्र में स्वरों को ही वर्ण माना जाता है। छंद शास्त्र जो है उसको स्वरों को ही वर्ण माना जाता है। तो स्वरों की जो उच्चारण करने की जो समय सीमा है उसको हम मात्रा कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ऊ, ऊ,
तो इस प्रकार किसी वर्ण में कम समय लगता है, किसी वर्ण में ज़्यादा समय लगता है। लघु वर्णों में कम समय लगता है और दीर्घ वर्णों में ज़्यादा समय लगता है। तो इनको हम मात्रा कहते हैं और मात्रा के लिए हमने निश्चित चिन्ह भी प्रयोग किए गए हैं हमारी वर्णमाला के अंदर। तो लघु वर्ण क्या होते हैं और दीर्घ वर्ण क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। पहले तो जो दो प्रकार के वर्ण होते हैं, यह दो प्रकार की मात्रा दो प्रकार की होती हैं। और दो प्रकार की मात्रा कैसे होती है, जो स्वर हैं, स्वर जिस प्रकार दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, तो उसी प्रकार मात्रा भी दो प्रकार की होती है। तो ह्रस्व और दीर्घ में हम स्वरों को बांटते हैं। तो ह्रस्व का मतलब होता है लघु और दीर्घ का मतलब होता है गुरु। गुरु मतलब बड़ा। तो हम छोटा या बड़ा भी इसको बोलते हैं, छोटे स्वर या बड़े स्वर। तो लघु स्वर और दीर्घ स्वर ये कौन कौन से होते हैं, लघु वर्ण कौन कौन से हैं। लघु वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, मतलब बहुत कम समय लगता है, एक चुटकी जितना समय लगता है। तो अ, ई, उ, री आदि लघु वर्ण हैं। इनका चिन्ह है सिंगल, जो एक पूर्ण विराम जैसा एक चिन्ह है इनका, उनके लिए लघु वर्णों के लिए छंदों में इसका चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे अ, ई, उ, री, इनके बोलने में बिल्कुल चुटकी जितना समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, इसलिए इनको लघु वर्ण या छोटा वर्ण या छोटे स्वर कहा जाता है या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब उसके बाद आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ वर्ण। तो दीर्घ वर्ण जो है लघु की अपेक्षा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में दोगुना समय लगता है, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो इस प्रकार इनके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इनको गुरु वर्ण कहते हैं। गुरु का मतलब होता है बड़ा। तो इसमें चिन्ह जो है वो अवग्रह चिन्ह एस जैसा होता है, वो इसका चिन्ह होता है। आप लोग जानेंगे अभी चिन्हों का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम। अभी तो सिर्फ ये जान लीजिए कि लघु वर्णों का चिन्ह जो है एक पूर्ण विराम के समान होता है और दीर्घ वर्ण का चिन्ह जो है वो अवग्रह चिन्ह होता है। इसको एस के रूप में आप जान सकते हो। कुछ विशेष बातें देखिए इसमें। जिस ध्वनि में स्वर नहीं होते उसे वर्ण नहीं माना जाता है। जिस ध्वनि के अंदर स्वर नहीं होते उसे पूर्ण वर्ण नहीं माना जाता। जैसे कोई वर्ण है, कोई शब्द है शक्ति, तो शक्ति में क की गिनती हम नहीं करेंगे, क्योंकि क जो है वो आधा है, उसके अंदर स्वर नहीं है, तो इसीलिए उसमें हम क की गिनती नहीं करेंगे, तो उसको हम वर्ण नहीं मानेंगे। संयुक्ताक्षर के पूर्ववर्ती वर्ण को गुरु वर्ण माना जाता है। जहाँ पर भी कहीं आधा अक्षर आए उससे पहले जो भी वर्ण होगा वो उसको हम गुरु मानेंगे, उसको हम बड़ा वर्ण मानेंगे। गुरु वर्ण कैसे मानेंगे, देखिए जैसे शक्ति शब्द में मैंने बताया, शक्ति में क जो है वो आधा वर्ण है, संयुक्त वर्ण हो गए क और त। तो क और त से पहले जो वर्ण आता है श, तो उसको हम दीर्घ वर्ण मानेंगे, गुरु वर्ण मानेंगे। चंद्रबिंदु और अनुस्वार को लघु तथा विसर्ग को गुरु माना जाता है। देखो चंद्रबिंदु को और अनुस्वार को, इन दोनों को लघु वर्ण माना जाता है, जबकि विसर्ग को जो है वो गुरु माना जाता है। हलंत वर्ण के पहले का वर्ण भी गुरु वर्ण होता है, क्योंकि हलंत भी आधा होता है। हलंत का मतलब होता है जिसके अंदर कोई स्वर नहीं है, जो पूर्ण रूप से एक व्यंजन है। तो जब व्यंजन जो है वो स्वर के बिना इस्तेमाल किया जाएगा तो वो आधा होगा, और आधा होगा तो फिर उस स्थिति में उससे पहले वाला जो वर्ण होगा वो अधूरा माना जाता है। तो जैसे मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। जैसे शक्ति शब्द मैंने बताया आपको, तो शक्ति में यहाँ पर जो श है ये क से पहले आता है, और क और त संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मतलब जोड़े में है, क्योंकि इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इसलिए दोनों का जोड़ा बन गया क और त का। तो इनसे पहले जो संयुक्त व्यंजन से पहले जो स है इसको हम गुरु मानेंगे। तो इसके ऊपर हम जब निशान लगाएंगे तो ये गुरु का निशान लगाएंगे। उसी तरह अभी जैसे हमने बोला कि संयुक्त अक्षर के पूर्ववर्ती वर्ण को हम गुरु मानेंगे, तो हमें क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा, हलंत वर्ण के पहले का जो वर्ण है उसको भी हम गुरु मानेंगे। जैसे देखिए कई बार आपने देखा होगा विद्या जो शब्द है ना ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए विद्या शब्द में जो द है वो हलंत है। द हलंत कैसे हैं, मतलब इसके अंदर कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसको हलंत रखा गया है। तो अब इससे पहले जो वी है, वी के ऊपर ई की मात्रा है जो वो लघु वर्ण की मात्रा है, इसलिए हम लघु मानेंगे इसको। परंतु क्योंकि ये हलंत वर्ण के पहले हैं इसलिए हम उसको लघु होते हुए भी फिर भी उसको गुरु मानेंगे और उसके ऊपर गुरु का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह कोई विसर्ग वाला शब्द है तो उसको भी हम गुरु मानेंगे।
तो देखिए अभी ये मेरे को लगता है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात। और अब संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण को लघु वर्ण माना जाता है। जिसके पीछे या जिसके साथ में संयुक्त व्यंजन होता है उसको हम लघु मानते हैं। जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि शक्ति शब्द है, जैसे तो शक्ति शब्द में श को तो हम लघु होते हुए भी गुरु मानेंगे क्योंकि उससे बाद में है संयुक्त व्यंजन। जो ये संयुक्त व्यंजन है ये स के बाद में है, इसलिए स को हम गुरु मानेंगे। लघु है ये, लेकिन फिर भी हम इसको गुरु मानेंगे क्योंकि इसके पीछे संयुक्त व्यंजन है। लेकिन जिसके साथ में संयुक्त व्यंजन जुड़ा हुआ है उसको हम लघु मानेंगे। जैसे ये त है, त को हम लघु मानेंगे क्योंकि इसके साथ में क वर्ण जुड़ा हुआ है, तो इसको हम त को हम लघु मानेंगे और श को हम गुरु मानेंगे। तो इस प्रकार हम एक तरह से इनको विभाजित करते हैं कि कहाँ पर हमें गुरु का नियम लागू करना है और कहाँ पर हमें लघु मानना है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं, क्योंकि कुछ सामान्य नियम तो ये थे कि जो लघु वर्ण होगा उसको लघु मानेंगे, जो गुरु वर्ण होगा वो उसको गुरु मानेंगे। लेकिन इसमें कुछ विशेष बातें हैं कि किस लघु को भी हम ऐसी परिस्थिति में गुरु मानेंगे। जैसे जब हलंत वर्ण होगा तो उससे पहले वाले को हम गुरु मानेंगे और उसके बाद वाले को लघु मानेंगे। ये बात ध्यान रखनी है कि जो आधा वर्ण होगा उसके पहले वाले को गुरु माना जाएगा, उससे बाद वाले को लघु माना जाएगा, बस। तो चलिए अब जान लेते हैं संख्या और क्रम के बारे में। तो संख्या का मतलब हुआ कि एक पद में कितने वर्ण हैं या कितनी मात्राएं हैं उनकी गणना करना, उनकी गिनती करना। जैसे देखिए अभी हम एक पद को ले लेते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ा था, या एक और अन्य दोहा कोई ले लेते हैं, कबीरदास का कोई दोहा ले लेते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कुंभ है, तो ये हमारा पहला पद हो गया। इसके अंदर हम वर्णों की गणना करेंगे, मात्राओं की गणना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग और ग के नीचे ऊ की मात्रा है, र के नीचे ऊ की मात्रा है, लघु हैं दोनों, तो हम इनको लघु को एक एक गिनेंगे। कुम्हार में कू के पीछे आधा, वैसे तो ऊ है तो लघु है, लेकिन क्योंकि इसके पीछे संयुक्त व्यंजन है, आधा म है, इसलिए इसको हम गुरु मानेंगे। तो गुरु की मात्रा को हम 2 मानेंगे। और हा को भी आ की मात्रा है तो ये भी गुरु हो गया। र जो है वो अ की मात्रा है इसलिए लघु है। शिश में भी लघु है और यहाँ पर भी लघु है। कुंभ में जो अनुस्वार है इसलिए ये लघु है। और भ भी लघु है, यहाँ पर ह में दीर्घ है। अब मात्राएं गिन लेते हैं। 1 2 2 और 2 4, 4 और 2 6, 7 8 9 10 11, 11 और 2 13, 13 मात्राओं का ये प्रथम चरण इसका बन गया है। तो ये हो गई मात्राओं की गिनती। अब लघु गुरु के क्रम को भी देख लेते हैं। लघु गुरु के क्रम कुछ छंदों में बताया जाता है कि यहाँ पर लघु आना चाहिए, यहाँ पर गुरु आना चाहिए। अधिकतर जो छंद होते हैं उसमें अंतिम में और मध्य में जहाँ पर गणों का इस्तेमाल किया जाता है, गणों के बारे में आप आगे जानेंगे, तो गणों का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर निश्चित क्रम होता है कि कहाँ पर लघु आएगा, कहाँ पर गुरु आएगा, कौन सा वर्ण बड़ा होगा, कौन सा वर्ण छोटा होगा। तो यहाँ पर इस छंद में जो अंतिम वर्ण है वो गुरु होना चाहिए, ये नियम है। और 5वां वर्ण जो है वो लघु होना चाहिए, ये नियम है। तो यहाँ पर 5वां वर्ण जो है वो लघु भी है और अंतिम वर्ण जो है वो गुरु भी है। तो इस प्रकार यहाँ पर छंद की जो क्रम है, लघु और गुरु का जो क्रम है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो आशा है आप सभी को ये संख्या और गणना और लघु और गुरु के क्रम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी गण क्या होते हैं, जैसे अभी मेरे मुंह से शब्द निकला था एक गण, तो गण के बारे में अभी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गण का शाब्दिक अर्थ होता है समूह। तो यह 3 वर्णों का समूह होता है। गणों का निर्माण हम 3 वर्णों से करते हैं। और दूसरे शब्दों में इसे यह भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में थोड़ा छोटे की मात्रा आ गई है, गलती हो गई है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दूसरे शब्दों में इसे यह भी कह सकते हैं कि लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। लघु और गुरु का क्रम 3 वर्ण होते हैं, तीनों वर्णों में कोई लघु होगा, कोई गुरु होगा, कोई छोटी मात्रा वाला शब्द होगा, कोई बड़ी मात्रा वाला शब्द होगा। तो इस प्रकार 3-3 वर्णों के समूह को हम गण निश्चित कर देते, बांट देते हैं पूरे पद को कि ये 3 वर्ण ये हो गए, 3 वर्ण ये हो गए, ये 3 वर्ण ये हो गए। इस प्रकार हम उनको बांट देते हैं और इनकी संख्या 8 होती है। गण टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, जो निम्नलिखित होते हैं: यगण, मगण,
तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। अब ये कैसे बांटते हैं, गणों को हम कैसे निर्माण करते हैं वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए, संस्कृत का एक सूत्र है यमाता राजभा नसलगा। ये संस्कृत का एक सूत्र है यमाता राजभा नसलगा। तो इसमें 8 गणों का निर्माण कैसे करते हैं। शुरुआत के 3 वर्ण लिए, शुरुआत के 3 वर्ण लिए यमाता, और यमाता से बन गया पहला गण जिसका पहला अक्षर है य, तो य से बन गया यगण। और इसमें पहला वर्ण जो है वो य जो है वो लघु है, और फिर म जो है वो दीर्घ है, आ की मात्रा है, और यहाँ पर भी दीर्घ है, तो ये इसके साइन बन गए, चिन्ह बन गया इसका पूर्ण विराम और 2 अवग्रह चिन्ह। और इसका उदाहरण है, देखिए न, हा, ना। न में लघु है, हा में दीर्घ है, ना में भी दीर्घ है। नहाना जो है वो इसका एग्जाम्पल बन गया, उदाहरण बन गया। तो अब अगला देखिए, फिर अगले वर्ण को हम लेते हैं, म को लेते हैं, और म से आगे वाले म से आगे वाले 2 वर्णों को साथ में इसके जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन गया, मातारा। मातारा वर्ण बन गया इसके अंदर, और पहला वर्ण क्योंकि म है इसलिए इसका नाम रखा गया मगण। और इसके अंदर तीनों ही दीर्घ हैं, देखिए ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, और ये भी दीर्घ है। तो तीनों दीर्घ हैं, इसलिए इसमें बन गए अवग्रह चिन्ह 3 हो गए। इसको SSS के नाम से भी आप पुकार सकते हो अपनी पहचान के लिए, आसानी के लिए। और आज़ादी जो शब्द है आजादी, तीनों में ही दीर्घ मात्राएं हैं, इसलिए ये इसके एक एग्जाम्पल बन गया। उसके बाद अगला देखिए, फिर से अगले वर्ण को हम उठाते हैं, तो य म ता, ता से हम आगे उठाते हैं और अगले 3 वर्ण गिन लेते हैं, ता रा ज। तो ता रा ज जो है ये हमारा अगला गण बन गया, और क्योंकि इसका पहला वर्ण त है इसलिए तगण बन गया। और इसमें पहले दोनों वर्ण दीर्घ हैं, ता और रा, और इसलिए SS आ गया, और ज से आई आ गया, तो SSI ये हो गया इसका चिन्ह। और चालाक, चालाक, चाला दोनों दीर्घ हैं, और क जो है वो लघु है, इसलिए ये चालाक जो है इसका सही एग्जाम्पल बन गया। फिर अगला वर्ण उसके बाद आता है, अगला वर्ण आ गया रा। तो राजभा, राजभा, राजभा ये अगला हमारा गण बन गया, और इसका पहला वर्ण क्या है र, तो रगण इसका नाम रख दिया गया। और फिर रा दीर्घ हो गया, और ज लघु हो गया, और भा दीर्घ हो गया, तो SIS इसका चिन्ह बन गया। और पालना जो है वो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आ गया। इसमें पा जो है दीर्घ है, ल जो है वो लघु है, और ना जो है वो दीर्घ है। ऐसे ही कामना वो भी इसका एग्जाम्पल है। अब आ गया, बारी आती है अब ज की। तो ज से अगले 3 वर्ण ले लेते हैं, और ये क्या बन गया, जभान। तो जभान जो है वो हमारा अगला गण बन गया। ज से इसका नाम शुरू होता है जगण, और फिर ज जो है वो लघु है, और भा जो है वो दीर्घ है, और न जो है वो फिर से लघु है, तो ISI ये हमारा इसका चिन्ह बन गया, और गरीब इसका एग्जाम्पल आ गया। उसके बाद फिर अगली बारी आती है भा की। तो भा से शुरू हो गया भानस, भानस हमारा अगला वो वर्ण समूह हो गया। और भगण इसका नाम रखेगा, क्योंकि भ पहला वर्ण है, याद रखिएगा पहले वर्ण से ही उसका नाम रखा जाता है। और भा दीर्घ है, और बाकी दोनों लघु हैं, तो SII और बादल इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला नगण, नगण में नस्ल, नगण का क्या है नस्ल, न स ल, तो नगण नाम रख दिया गया III, तीनों ही लघु हैं। देखिए 2 गण ऐसे हैं जिसमें तीनों या तो गुरु होंगे या लघु होंगे। जैसे एक है मातारा मगण, मगण में मातारा तीनों गुरु हैं, और नगण में तीनों लघु हैं। तो कमल इसका एग्जाम्पल हो गया। और अगला गण आता है हमारा सलगाह। सलगाह में सगण इसका नाम रखा गया, सलगाह। तो सल लघु वर्ण है, और गाह जो है वो दीर्घ वर्ण है। तो इस प्रकार हम गणों का निर्माण करते हैं, ये गण होते हैं। अब इनके गणों का उपयोग हम कैसे करेंगे वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो गति,
गति क्या होती है? मधुरता लाने के लिए छंद में निश्चित वर्णों या मात्राओं तथा यति के प्रयोग से विशेष प्रकार की संगीतात्मक लय निकाली जाती हैं और इसी संगीतात्मक लय को गति कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, या बोलते हैं या गाते हैं कविता को, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ चारों चंद्र से लेकर के और किरणें तक गति आई, तो ये हो गया गति, मतलब आगे बढ़ते जाना है, गाते रहना। लेकिन फिर रुक गए और फिर बोलते हैं चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो खेल रही हैं जल थल में, इससे पहले हम थोड़ा रुके, उसको हम बोलेंगे यति। तो गति और यति मतलब कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर आगे बढ़ते जाना है, तो इसके नियम को हम बोलते हैं गति यति का नियम। गति मतलब आगे बढ़ना, लय के साथ आगे आगे चलते रहना, और यति मतलब रुक जाना, कहीं पर थोड़ा सा विराम देना। तो जैसे मैंने यति के बारे में अभी बताया, छंद पढ़ते समय एक नियमित समय पर जब सांस लेने के लिए रुका जाता है, इसी रुकने वाले स्थान को यति या विराम कहा जाता है। साधारणतः छोटे छंदों में विराम स्थान अंत में होते हैं, जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, तो ये जो है वो चरण के अंत में, छंद के उसमें चरण के अंत में ही विराम आता है छोटे छंदों में। लेकिन जो बड़े बड़े छंद होते हैं उनके चरण के बीच में भी विराम आ सकता है, क्योंकि वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, तो ज़्यादा देर तक हम एक सांस में हम ज़्यादा वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाते, और साथ में स्वर के साथ उच्चारण करना है तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा सांस की जो गति है वो ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसलिए बड़े छंदों में हमें विराम बीच बीच में भी देना पड़ता है। अब उसके बाद अंतिम जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है तुक। तो तुक क्या होता है? छंद के प्रत्येक चरण के अंत में अक्षर मैत्री या स्वर व्यंजनों की समानता को तुक कहते हैं। जिस छंद में तुक होता है उसे तुकांत तथा जिसमें छंद में तुक नहीं होता उसे अतुकांत छंद कहते हैं। तुकांत मतलब जिसके अंत में तुक हो, और अतुकांत मतलब जिसके अंत में कोई तुकबंदी ना हो। तुकबंदी मतलब राइमिंग बना देना। जैसे आप लोगों ने देखो, इसमें हमने एक कविता पढ़ी थी अभी, पिछली वीडियो में हमने कविता देखी थी, आप उसको देख सकते हैं अभी भी। देखिए यहाँ पर, देखिए ये आत्म परिचय कविता है, इसमें तुकबंदी हो रही है बार बार। देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो फिरता हूँ आ रहा, लिए फिरता हूँ बार बार आ रहा है। ऐसे ही देखिए, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं आ रहा है। और फिर यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलता है ढलता है, दोनों की तुकबंदी हो रही है। ऐसे ही नीचे वाली कविता में देखिए आप, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। तो सभी लाइनों के अंत में देखो रहा है, आ रहा है, तो इसको बोलते हैं तुकबंदी। तो छंद की एक जरूर तुकबंदी भी होती है। तुकबंदी से लय अच्छी बनती है और छंद बड़ा ही लोकप्रिय बन जाता है, या छंद बड़ा ही सुंदर लगता है, और आप उसको आराम से गा भी सकते हो, सुंदर लगता है गाने में भी। तो इस प्रकार दोस्तों, आपने अभी इसमें देखा कि छंद के अंदर महत्वपूर्ण बातें क्या क्या होती हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने कोशिश की है आप लोगों को बताने की। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी जानकारीप्रद लगी हो, आपको लगा हो कि इससे आपको कुछ जानकारी मिली है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोशिश करिए कि हम इस विषय में और ज़्यादा गहन अध्ययन कर सकें। तो अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न हैं छंद से संबंधित, या कोई डाउट है छंद से संबंधित, तो आप यहाँ तक, जहाँ तक हमने छंद के विषय में ज्ञान प्राप्त किया है, वहाँ तक के विषय में अगर कोई संदेह है, आपको कोई शंका है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आपकी इस शंका का समाधान कर सकूँ। तो इससे अगले वाली वीडियो में हम छंद के बारे में जानेंगे, छंद के प्रकार कितने हैं, और हिंदी साहित्य में वर्णों के जो छंद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद क्या होते हैं, मात्रिक छंद क्या होते हैं, और मुक्तक छंद क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।